Assalamualaikum, दिस इज मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सगीर में और मशरक़ वस्ती में अब 8 जुलाई 2026 और बुध के दिन का आगाज़ हो रहा है, सुबह हो रही। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान से भी उनका ताल्लुक है, ईरान और अमेरिका से भी उनका ताल्लुक है, नेटो के समिट से भी उनका ताल्लुक है। लेकिन इन डेवलपमेंट्स की तरफ चलने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी एक प्रिंसिपल मेन थीम है इस वीडियो का, एक आर्गुमेंट है। वो आर्गुमेंट ये है कि वो तमाम लोग पाकिस्तान में, खा उनका ताल्लुक मीडिया से हो, समाजी हलकों से हो, सियासी जमातों से हो, वो सियासी जमातें हों, ये कौमी इदारे हों, ये कौमी सलामती के इदारे हों, अगर उन्होंने जो दो गैर मुल्की ख़वातीन को पाकिस्तान में एक बहाने से लाकर उन्हें अगवा किया गया, कैद किया गया, उनका मल्टीपल रेप किया गया, उन्हें उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनसे पैसे निकाले गए, अगर आप इस वाक़े को इम्पोर्टेंट समझते हैं, अगर आप समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, अगर आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान की बदनामी हुई है, पाकिस्तान का कौमी वक़ार जो है मजरूह हुआ है, तो यह आप पे लाजम था, तो यह आप पे लाजम है कि आप ये डिमांड करें कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे इसहाक डार साहब से कोई बहुत ज़्यादा खार है। आपने देखा होगा गुज़श्ता 4 बरस में मैंने सैकड़ों वीडियोज़ की हैं, शायद बहुत ही कम मैंने इसहाक डार साहब का उसमें नाम लिया, और अगर मैंने कभी उनका नाम लिया है तो कभी भी मैंने कोई सख्त अल्फाज से उनका नाम नहीं लिया, मैंने हमेशा इसहाक डार साहब कह के लिया है। कभी को मैंने उनके लिए बुरा लफ्ज़ जो है मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैं इस चीज़ की मंतक और लॉजिक जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसकी तरफ चलने से पहले मैं एक और चीज़ की मंतक लॉजिक आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। उसके लिए सिर्फ मैंने दो स्क्रीन शेयरिंग आपके साथ करनी है, और वो मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है जिसको बहुत से लोग समझते नहीं हैं। ये आप जिस चीज़ को देख रहे हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो आपके सामने खुला हुआ है, और इसमें सबसे टॉप के ऊपर यहाँ पर आप जो देखते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान, इसके लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान न्यू प्लान्स फॉर कश्मीर, वाई रेप विक्टिम्स विल नेवर गेट जस्टिस। अब आप इसमें देखें कि इसे 11 घंटे आप देख सकते हैं गुजर गए, और 11 घंटों में इसे सिर्फ 59,000 लोग अभी तक देख सकें, इससे 60,000 लोग भी नहीं देख सके। अच्छा, इस चैनल की बहुत, हालांकि इसको सप्रेस किया गया और ये सप्रेशन का प्रोसेस 9 मई 2023 से पहले शुरू हुआ, बहुत से मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए गए, बहुत सी मीटिंग्स हुई, लेकिन फिर भी उन तमाम चीज़ों के बावजूद दिसंबर 2025 तक इस चैनल की सूरत हाल ये थी कि तकरीबन 12 घंटे में ये 1.25 1.5 लाख व्यूज़ उसको आसानी से होते थे, इसकी एक रीच थी, और ये तकरीबन 1 मिलियन इंप्रेशंस जनरेट करता था। इसका CTR अभी भी उतना ही है, 18 से 20%। इसकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन अभी भी 50% है। अगर इसकी 25 मिनट की वीडियो होगी तो इसकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है वो कम से कम भी 12.5 मिनट, 13 मिनट, कई दफ़ा 14 मिनट भी होती। तो इसको रोकने की बहुत कोशिश की गई, इस आवाज़ को दबाने की बहुत कोशिश की गई, उसके लिए URL ब्लॉक किया गया, आवाज़ में डिस्टर्बेंस पैदा कर दी गई, पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत सी रिपोर्टिंग की गई, फ्लैगिंग की गई कि इसका कंटेंट ठीक नहीं है, मुख्तलिफ हिस्सों में इसको बंद कर देते हैं, स्लो डाउन करते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी नहीं हुई। कामयाबी उस वक्त हुई पाकिस्तान की एजेंसीज को जब इन्होंने अपने लॉबिस्ट और अपनी लॉ फर्म्स जो इन्होंने हायर की हैं उनकी मदद से ये समझ के इन्होंने एक जनवरी की 2 या 4 तारीख को मुझे और बहुत से और लोगों को डिजिटल टेररिस्ट करार दिया। उसके बाद इनके लॉबिस्ट ने PTA का वो लेकर फैसला जो है, अदालत का फैसला लेकर इन्होंने गूगल और यूट्यूब को दिया और कहा कि ये चैनल्स जो हैं इनको बंद करें। उन्होंने या बंद करें या इनको स्लो करें, और उन्होंने हमारी विजिबिलिटी रिड्यूस कर दी, जिसके नतीजे में इस चैनल के अब इंप्रेशंस बहुत कम जनरेट होते हैं। अब ये कैसी सूरत हाल है कि इसका बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है। अगर मैं पाकिस्तान में होता, मशरक़ वस्ती में होता, बरतानिया में होता, यूरोप में होता, तो इसका कभी भी कोई हल ना निकल सकता। लेकिन चूंकि खुशकिस्मती से मैं अमेरिका के अंदर हूँ, और ये तमाम बड़े जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, गूगल है, ये सब चूंकि अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स ही हैं, और इसको इसको यहाँ से लड़ा जा सकता है। आसान नहीं है, लेकिन लड़ा जा सकता है, और मैं इसके हवाले से मुझे पूरी सूरत हाल समझ भी आ चुकी है। मैं इस सूरत हाल को देख भी रहा हूँ, मैं इसका कुछ ना कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% मैं निकाल ही सकता हूँ, मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने इस सिलसिले में आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, मैंने ये एक पैट्रेन का पेज अपना कायम किया था। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। इसको बहुत से लोगों ने ज्वाइन भी किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज्वाइन करें। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें मिल नहीं रहा। इसको बड़ा आसान है, अगर आप कनाडा में हैं, अमेरिका के अंदर हैं, बरतानिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड में हैं, यूरोप में कहीं पर भी हैं, तो सिर्फ आप गूगल पे पैट्रियन, PATRE ऑन पैट्रियन, ये मतलब स्पेलिंग लिखे हुए ऊपर पैट्रियन, patreon.com पे जाएं, और वहां जाके मेरा नाम लिखें तो आपको ये पेज मिल जाएगा।
اگر آپ اس کے ایک پیڈ سبسکرائبر بن سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست ہے، نہیں بن سکتے تو آپ اس کے ایک فری ممبر بنیں، وہ بھی بڑا ہیلپ فل ہے، اور میں مسلسل یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں اس کا لنک بھی دیتا ہوں کامنٹس میں، لیکن وہ لنک کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف گوگل پہ جانا ہے، پیٹرین لکھنا ہے، میرا نام لکھنا ہے، اور آپ کو یہ پیج جو ہے وہ مل جائے گا۔ یہاں میں اسٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں، میں باقی ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر واپس آتا ہوں جس کا تعلق اسحاق ڈار صاحب سے۔ دیکھیے، جس پرنسپل ایکیوز کو پکڑا گیا، جس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے، تمام پاکستان کے سوشل میڈیا نے پہلے اس کا نام لیا، اس کے بعد پاکستان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے، پاکستان کے اخبارات ہیں جیسے ڈان اخبار ہے، دی ایکسپریس ٹریبیون ہے، پاکستان کی ویب سائٹس ہیں، وہ بھری پڑی ہیں کہ اس ایکیوز کو پولیس نے پکڑا ہوا ہے کچھ اور کو ایکیوز کے ساتھ۔ اس کا نام ہے محمد رضا ڈار، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ گرینڈ سن ہے، بنیادی طور پہ نواسا ہے پاکستان کے فورن منسٹر اور پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب، اور وہ ان کے جو صاحبزادے ہیں علی ڈار، بہت بعض لوگوں نے شروع میں علی ڈار کے اوپر بھی الزام لگا دیا تھا، لیکن وہ علی ڈار کا بھی نیفیو ہے۔ علی ڈار کی شادی ہوئی بھی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی بہن اسما کے ساتھ، ان کا غالباً اسما نام ہے، اور یوں یہ جو مجرم ہے، اس مجرم جو ہے اس کا تعلق نہ صرف اسحاق ڈار سے ہے، علی ڈار سے ہے، بلکہ شریف خاندان سے بھی ہے، ٹھیک۔ اور اب یہ جو چیز ہوئی ہے پاکستان میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو اس کی منطق ایکسپلین کروں گا۔ محمد رضا ڈار نے اور اس کے اکمپلسز نے، یہ جو دو خواتین تھیں جس میں سے ایک نیدرلینڈز کی تھی دوسری وینیزویلن تھی، انہیں کسی پیٹرول سٹیشن، گیس سٹیشن سے، بس سٹیشن سے، ایئرپورٹ کے باہر یا ٹرین سٹیشن سے پکڑ کے یہ کسی کھیت میں جاتے ہوئے یا کسی ہائی وے میں یا لاہور سیالکوٹ کی سڑک میں رات کے وقت ان کو جو ہے پکڑ کے حملہ کر کے ان کو ریپ نہیں کیا، ان کو اغوا نہیں کیا۔ انہوں نے ایک پلان کے تحت، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہیں پاکستان میں انوائٹ کیا، اسے کہتے ہیں پری میڈیشن، اس کی پلاننگ کی گئی، انہیں پاکستان میں انوالو کرنے کے لیے انہوں نے ان کو بزنس ویزاز دلائے، ان کو انہوں نے ریسیو کیا، ان کو انہوں نے پروٹوکال دیا، اور ان تمام چیزوں کے لیے انہوں نے پاکستان کا جو اسٹیٹ سٹرکچر تھا، پاکستان کا جو حکومتی اور ریاستی ڈھانچہ تھا، اسے انہوں نے استعمال کیا۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے انفلوئنس پیڈلنگ کی، انہوں نے اپنے اس اثر و رسوخ کو استعمال کیا جو ان کے پاس اس لیے تھا کہ یہ پاکستان کے فورن منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر، اور پاکستان کا جو شاہی خاندان ہے، خاندان شریفہ، اس کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو شخص ہے، اس کے ساتھ ان کا بلڈ ریلیشن تھا، یہ اس کی فیملی کا، اس کنبے کا حصہ تھے، یہ جس کو انگلش میں یا لاء کی زبان میں امپیونٹی کہتے ہیں، یہ پاکستان کے ڈھانچے میں وتھ فل اتھارٹی اور امپیونٹی ایکٹ کر رہے تھے۔ ان کو یہ احساس تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ریاست ہماری ہے، اس پہ ہمیں مکمل کنٹرول حاصل ہے، یہاں ہمیں کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، ہم ہر طرح سے محفوظ ہیں۔ انہوں نے دو خواتین کو اپنی اس طاقت کے زوم میں، اس غرور میں، اس کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے انہیں بھولا پھسلا کے پاکستان لایا، اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا اس میں پاکستان کے ریاستی ڈھانچے کو انہوں نے استعمال کیا۔ ان کی تمام تر طاقت اس لیے ہے کہ یہ اسحاق ڈار کے گرینڈ سن ہیں، یہ علی ڈار کے نیفیو ہیں، یہ شریف خاندان سے ان کی نسبت ہے، ان کو حکومت کے ڈھانچے پہ انہیں ایکسیس اور کنٹرول حاصل ہے۔ لاء کا جو بنیادی پرپس ہوتا ہے، قانون کا، ہر وقت لوگ بات کرتے ہیں قانون نہیں ہے، قانون نہیں ہے، قانون نہیں ہے، قانون نہیں ہے، قانون نہیں ہے۔ قانون کا بنیادی مقصد کو تھوڑا سا جا کے پڑھ لیں، اس کی جورسپروڈنس کا بنیادی ایشو یہ ہے کہ قانون کا دائرہ کار ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا۔ ہر سڑک پہ اگر کوئی جرم ہو رہا ہے، ریپ ہو رہا ہے، اغوا ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ پولیس کے لیے، لاء انفورسمنٹ کے اداروں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہوں، ہر شخص کو گرفتار کر سکیں، ہر شخص کا ٹرائل ہو، اس کے بارے میں وکیل کھڑے ہوں، پروسیکیوشن ہو۔ قانون بنیادی طور پہ، اگر صرف آپ ایچ ایل اے ہارٹ جنہوں نے جورسپروڈنس پہ بہت لکھا ہے، قانون کا بنیادی مقصد، لاء کا بنیادی مقصد ہے ٹو ایکٹ ایز اے ڈیٹرنٹ، کہ قانون کا استعمال اس طرح سے ہوگا، اس لیے آپ سزائیں کرتے ہیں، اسے اناؤنس کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اس سزا جو ہے، اس چیز کو پہ پکڑ ہو سکتی ہے، اس پہ آپ کو سزا مل سکتی۔ یہاں جو چیز ہوئی ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بیچارہ کو پتہ نہیں کامران نام کا پولیس آفیسر ہے جس نے وردی پہنی ہوئی ہے، وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے، یہ سب بیکار چیزیں ہیں، فضول چیزیں ہیں، لو انٹیلیجنس کی باتیں ہیں، جو بھی آپ کے سامنے باتیں دہراتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جس انفلوئنس کو یوز کیا گیا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے نہیں کیا، اسحاق ڈار صاحب کو نہیں پتا ہوگا اس کا، وہ ڈائریکٹلی اس کے جرم میں شامل نہیں ہے، لیکن ان کی انفلوئنس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ منیمم جس چیز کی ضرورت تھی کہ پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، ہر وہ جماعت، پاکستان پیپلز پارٹی میں ظاہر ہے اس قسم کا شعور سرے سے ہی نہیں ہوگا، لیکن جتنی پاکستان کی سیاسی سماجی شخصیات ہیں، میڈیا کے بڑے اینکرز ہیں، اوپینین میکر لوگ ہیں، اخباروں کے اداریے لکھنے والے ہیں، ان سب کو یہ ڈیمانڈ، اگر یہ زندہ قوم ہے، یہ تو ایک کوشچن ہے نا کہ زندہ قوم ہے، یہ ایک مردہ قوم ہے، یہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے ایک سرٹن لیٹیچیوڈ لوٹیچیوڈ کے درمیان میں، ہندوستان کے نارتھ میں، افغانستان کے ساؤتھ میں، ایک ریاست کے نام پہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے جس کے اندر کوئی انسانی شعور نام کی
चीज़ या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर एग्जिस्ट करती थी और एग्जिस्ट करती है, तो सिर्फ एक डिमांड है इस जुर्म के खिलाफ। वो ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, शरीफ खानदान के रूह रवान जो हैं जनाब इसहाक डार साहब को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए। जब इस किस्म की पोजीशंस पे बैठे हुए लोग रिज़ाइन करते हैं तो सारे ढांचे को पता चलता है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, लोग पकड़े जाएंगे। वो जिनको पकड़ा हुआ है और उनको मुख्तलिफ टेक्निकल बुनियादों पर छुड़ा लेंगे तो उससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। ये वो थीम थी जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता था, जिसके लिए मैंने इतनी तमीद बांधी। अब थोड़ा सा हम देख लें कि गुज़श्ता 24 घंटों में बलूचिस्तान के अंदर एक हमला हुआ, एक डैम के बाहर, मंगी डैम उसका नाम बताया जाता है, जिसके नतीजे में कम से कम 9 पुलिस वाले जो हैं वो जहाँ भग हुए हैं। 8 को उठा के ले गए थे हमलावर, जिन्हें पुलिस बाद में कहती है बलूचिस्तान हुकूमत की उन्हें छुड़वा लिया गया। वैसे ये बड़े अफसोस की बात है कि ये जो कोई भी दहशतगर्द या हमला आवर है, ये बलूचिस्तान जो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है, और वहाँ पे एक डैम बना ही रही है हुकूमत कहीं भूल के, तो उस डैम के ऊपर जो पुलिस है उसके ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। उस कंस्ट्रक्शन वर्क में ज़ाहिर है इससे रखना अंदाजी होगी, ये इसका एक और अफसोसनाक पहलू है। लेकिन हुकूमत कहती है, बलूचिस्तान हुकूमत कहती है कि हमने इन रिस्पॉन्स में टीटीपी के 15 लोग जो हैं वो मार डालें। तो वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हमले की किसी ने नहीं ली मंगी डैम में, लेकिन हुकूमत के रिस्पॉन्स से ऐसा लगता है कि वो ये समझते हैं कि ये बीएलए ने हमला नहीं किया, ये शायद जो है टीटीपी ने हमला किया। इसमें क्लैरिटी नहीं है इस स्टेज के ऊपर। कोई भी इसकी जिम्मेदारी बाद में हो सकता है ले ले चंद घंटों में, या अब तक उसने ले ली हो। इस वक्त लोगों को सोशल मीडिया में बहुत याद आया कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला जो बहुत ही ताकतवर हैं, उनका बहुत इन्फ्लुएंस है, जनरल आसिम मुनीर के बहुत करीब उनको तस्वर किया जाता है। जनाब मोहसिन नकवी साहब ने को 1.5-2 बरस पहले ये कहा था बलूचिस्तान में जाके कि बलूचिस्तान का क्राइसिस कोई क्राइसिस नहीं है, ये एक, मैं ख्याल सरफराज बुख्ती साहब भी उनके साथ खड़े, उन्होंने कहा एक एसएचओ की मार है। अब इस वक्त जो सिक जोक है, वो जो एक आयरनी है, वो ये कि लोग ये समझते हैं कि वो जो एक एसएचओ था स्पेशल, जिसकी एक मैजिकल किस्म की पावर थी, उस एक एसएचओ को ही दहशतगर्दों ने, बीएलए ने, टीटीपी ने जो है वो मार डाला। मेरी कभी, मैं जब इधर अपना के सेमिनार में जो मीटिंग थी वहाँ पे मिला, बहुत से फिजिशियन से मिला। एक फिजिशियन पाकिस्तान से आए हुए थे, वो अमेरिका छोड़ के चले गए हैं, वहाँ पे रिलोकेट हो गए। वहाँ पर सरकारी अफसरों के साथ फौज के और सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की अफसरशाही से उनका बहुत उठना बैठना है। तो वो मुझे उनका व्यू दे रहे थे। उनका व्यू ये है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है या फाटा में जो कुछ हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज़ाद कश्मीर भी इसमें ऐड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जीबी भी ऐड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इंसर्जेंसीज इन दी एंड फेल हो जाती हैं। बहुत कम इंसर्जेंसीज कामयाब हुई हैं। तुर्की के अंदर बहुत देर तक कुर्दों की इंसर्जेंसी चलती रही, वो भी इन दी एंड उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। तो थक हार के ये बलूच इंसर्जेंट्स में हथियार डाल देंगे और ये रियासतें ऐसे ही चलती। अब ये एक ये देखिए, ये आर्गुमेंट है, ये जो आर्गुमेंट डॉक्टर साहब दे रहे थे, कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का आर्गुमेंट। अव्वल तो मुझे कि बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी इतनी जल्दी कोलैप्स होते नजर नहीं आ रही। इसमें आर्गुमेंट यह है कि हिंदुस्तान के यहाँ बॉर्डर्स नहीं है, इनको कोई मदद दे नहीं सकता। 1971 में हमारे साथ जो कुछ हुआ, इसलिए कि बंगाली इंसर्जेंसी जो थी उसको हिंदुस्तान की फौज की मदद हासिल हो गई। यहाँ तो कमज़ोर सा अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान यहाँ कहीं करीब है नहीं है। बलोच आबादी के साथ तकरीबन 40-50% आबादी जो है बलूचिस्तान में, वो पख्तून की भी है। तो ये कहीं जा नहीं सकेगा और हम मारपीट के इसे संभाल लेंगे। अब तो मुझे इसकी लॉजिक थोड़ी सी डिफेक्टिव लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 90% बलोच जो हैं या 80% बलोच जो हैं वो अब इस इंसर्जेंसी को सपोर्ट करते हैं। याद रहे कि जब सरफराज बुख्ती खुद चीफ मिनिस्टर नहीं थे, तो वो खुद भी कहते थे कि इनके मुतालबात जायज़ हैं, इनके साथ बात करनी होगी। तो मुझे लगता है कि सपोर्ट बड़ी वाइड स्प्रेड है। लेकिन इसमें एक एडिशनल प्रॉब्लम भी है। अब ये देखिए, एक तो पहले ये 1947-48 से मुसलसल बलूचिस्तान ट्रबल ही रहा है। 1960 की दहाई में ट्रबल रहा, 1970 की दहाई में ट्रबल रहा, 90s में ट्रबल रहा, और 2006 के बाद से जो सूरत हाल डेवलप हुई है नवाब अकबर खान बुख्ती के कत्ल के बाद से, उसके बाद से कभी सूरत हाल यहाँ पे नॉर्मलाइज नहीं हो सकी। 2006 को 20 बरस जो हैं वो गुजर चुके हैं, और इनके हमलों में सोफेस्टिकेशन पैदा हो रही है, उसमें उसकी शिदत में इजाफा हो रहा है। ये पहले से ज़्यादा आपको ऑर्गेनाइज नज़र आते हैं। अब पाकिस्तान की फौज का पर्सपेक्टिव ये है कि अमेरिका हमारे साथ है, मगरब हमारे साथ है, चीन हमारे साथ है, इनको कहीं मदद नहीं मिल पाएगी। मगर इसके बावजूद इनको कहीं ना कहीं से मदद ज़रूर मिल रही है, और इस इंसर्जेंसी की इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। एक तो ये बात। लेकिन ये एक वाहिद इंसर्जेंसी नहीं चल रही पाकिस्तान में। पाकिस्तान में फाटा के अंदर भी एक इंसर्जेंसी चल रही है, हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एक इंसर्जेंसी की सूरत हाल पैदा कर दी है, और हमने अपने कंडक्ट से गिलगित बल्तिस्तान को भी बिल्कुल एज के ऊपर हमने रखा है। वहाँ पर भी किसी वक्त भी मामला जो है वो ख़राब हो सकते हैं। एक रियासती ढांचा जो अपनी ताकत पंजाब से ही डिराइव करता है, पंजाबी की फौज है,
पंजाबी की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, पंजाबी की जुडिशरी है, वो कितनी देर तक ये सारे किस्म के प्रेशर्स जो हैं इनको सहेगा। फिर इसमें जो चीज़ इग्नोर हो रही है कि चले कोई टुकड़ा अलग नहीं होता, तो उसके अंदर जो सोशो इकोनॉमिक हालात हैं, ये बलोच, ये फाटा के लोग, ये आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं, ये एक तरह से पाकिस्तान के तमाम शहरी हैं। इनकी ज़िंदगी के इस वक्त क्या हालात हैं, इनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, इनका मुस्तकबिल क्या है, ये क्या खुराक खा रहे हैं, इनको किस किस्म का पानी मिल रहा है, इनकी लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ क्या है, ये इश्यूज आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आते। एक और पॉलिटिकल साइंस, चूंकि सब्जेक्ट ही पाकिस्तान में नहीं पढ़ाया जाता, एक और इशू भी यहाँ पर लोगों के जहनों में है ही नहीं। पाकिस्तान एक इमेजिनेटिव कंस्ट्रक्ट है। लोग समझते हैं कि पाकिस्तान कोई मट्टी की बनी हुई या कंक्रीट की बनी हुई चीज़ है। पाकिस्तान एक रियासत है, और इसके जुज़ और कुल हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर। ये धरती उनको बिलोंग करती है, जिस तरह से रावलपिंडी की ज़मीन और लाहौर की ज़मीन लाहौर के लोगों को बिलोंग करती है। बलूचिस्तान की ज़मीन और वहाँ की धरती बलोच लोगों की है। अगर उनको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया है तो उनके कॉन्सेंट से उनको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। वो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हों। जैसे आप एक कंपनी बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो आप उसमें एक वैल्यू ऐड करते हैं उसके तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए। अगर उसके सिर्फ एक स्टेक होल्डर को, इस केस में पंजाब को, उसमें से वैल्यू डिराइव हो और बाकी स्टेक होल्डर्स को वैल्यू डिराइव ना हो, तो वो कंपनी और वो रियासत बेमकसद हो जाती है। अगर बलूचिस्तान के हालात पे काबू पाना है तो बलूचों को पाकिस्तान की मईशत का, उसकी रियासत का, उसके मुस्तकबिल का स्टेक होल्डर बनाना होगा। स्टेक होल्डर बनाने का मतलब है कि आपको उनकी लीडरशिप के साथ नेगोशिएट करना होगा। ठीक है, आप डायरेक्टली मिलिटेंट्स के साथ बात नहीं कर सकते। ये महरंग बलोच की तरह के जो लोग हैं, ये इस किस्म के जितने भी लोग हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, जो जिन्होंने हाथ में बंदूक नहीं उठाई, ये इनफैक्ट आपका पासपोर्ट है उनसे नेगोशिएट करने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि उनको महरंग बलोच को भी उठा के बंद कर दिया। महरंग बलोच की जो वकील है ईमान हाजिर मजारी, उसको भी बंद कर दिया। और एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो इतनी बेबस नजर आ रही है कि वो हाई कोर्ट को ये बता भी नहीं पा रही कि महरंग बलोच के ईमान हाजिर मजारी का केस साथ सुन ले। ये वो सूरत हाल है जो बतदरीज खराब होती चली जा रही है। और मेरे जैसे एक एनालिस्ट या एक कमेंटेटर की जिम्मेदारी है, बाकी सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम इसके हम इसकी हम देखें इसके ताने बाने को कि ये चीज़ें जो हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही। बहरहाल, खासा मैंने जो भी जितनी मेरे पास यानी कोशिश थी, मैंने इसको एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की। अभी थोड़ा सा देख लें कि अमेरिका और ईरान के दरमियान में एक बार फिर टेंशन बढ़ती चली जा रही हैं। ये और बात है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पिछले 14-12 घंटों में अमेरिकन फिर ताबड़तोड़ हमले करेंगे ईरान के ऊपर, बिकॉज ईरान ने गुज़िश्ता 2 दिन से मसलसल जो ओमान के साहिल से टैंकर्स गुजर रहे हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं ड्रोन्स के। और अब तक 3 हमले मंगल के दिन में हुए हैं, जिसमें एक पहले अर्ली मॉर्निंग में कतरी टैंकर पे हुआ, उसके बाद एक वो भी मेरे कहते हैं सुपर टैंकर था, या उसके बाद एक सऊदी सुपर टैंकर पे हमला हुआ, तीसरा मुझे पता नहीं किस कौन सा था। 3 हमले हुए हैं। लेकिन अमेरिका ने जवाबी हमला नहीं किया। अमेरिका ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट करने का, जो पहले चंद दिन पहले एज पर दी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईरान को दिया गया था। अब इसका, और मीनवाइल सऊदी अरेबिया ने ये कहा है कि वो पर्शियन गल्फ से रेड सी तक बड़े सीरियसली देख रहे हैं कि वो एक पाइपलाइन के ऊपर काम करेंगे। ये और बात है कि इस पाइपलाइन के रास्ते में बहुत से टेक्निकल मसाइल हैं कि वो कितना तेल कैरी कर सकती है। जितने सुपर टैंकर तेल कैरी कर सकते हैं आसानी से, वो ऑयल पाइपलाइंस के लिए अमूमन तौर पर मुश्किल होता है। बावजूद इस तमाम तेज़ी और तुंदी के जो इस वक्त टेंशन है, एनालिस्ट जो है सीरियस, उनको मैंने पढ़ा है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यहाँ दोबारा जंग नहीं हो सकेगी, बिकॉज ये कशमकश इसी तरह से जारी रहेगी। कभी अमेरिका कुछ करेगा, कभी ईरान कुछ करेगा, लेकिन दोनों अफोर्ड नहीं करते। अमेरिका अफोर्ड नहीं करता, अमेरिका ये चाहता नहीं है इस स्टेज पे, कम अज़ कम मिड टर्म तक, कि वो ईरान के ऊपर कोई बहुत बड़ा हमला करे। क्योंकि एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मुझे अगर डील नहीं मिलेगी तो मैं दोबारा आ जाऊंगा, मैं मिशन को अपने कंप्लीट करूंगा। मीनवाइल जो एनालिसिस है कि इमाम आयतुल्लाह खamenei का जो आखिरी रसूमात हैं, उन रसूमात जो स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं, जो ईरान से शुरू होकर इराक तक पहुंची हैं, मुख्तलिफ शहरों में, करबला, नजफ में, उसकी जो विजुअल्स हैं उनको देख के मगरबी एनालिस्ट ये महसूस करते हैं कि उनकी जो सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग थी एक रिप्रेसिव अनपॉपुलर ईरानियन रजीम की। रिप्रेशन तो वैसे है, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के रजीम ने अपने लोगों को बहुत दबाया, बहुत मारा पीटा, लेकिन रजीम की पॉपुलर सपोर्ट बड़ी खुल के सामने आई है। और वो सपोर्ट ना सिर्फ ईरान में है बल्कि वो इराक के अंदर भी है। उसकी एक रिलीजियस मजहबी डायमेंशन है, और इसे इस वक्त अमेरिका के, ये मगरब के एनालिस्ट जो हैं वो इसे देख रहे हैं, इसे महसूस कर रहे हैं। और यही हिकमत अमली थी, यही स्ट्रेटजी थी ईरान की हुकूमत की, कि उन्होंने इस ये जो रसूमात हैं, जनाजा और रसूमात हैं, इसके ज़रिए उन्होंने अपनी पॉलिटिकल सपोर्ट को दुनिया के सामने रखा है, जो एक और इम्पेडिमेंट है एक बड़ी जंग करने के रास्ते में। लेकिन अमेरिका को और मगरब को एहसास हो रहा है कि रजीम हवा हवा
हवा में नहीं खड़ा हुआ, इसको बहुत ज़्यादा ग्राउंड के ऊपर लोगों की सपोर्ट हासिल है, इसकी कोई रिप्लेसमेंट जो है वो उनके पास नहीं है। वो पूरे के पूरे ख्वाब और ख्याल देखे थे कि इसको किसी और से आप रिप्लेस कर सकते हैं, वो मुमकिन नहीं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि नेटो का जो समिट हो रहा है अंकारा में, तुर्की में, तुर्की तो बहुत खुश है, तुर्क बहुत खुश हैं, लेकिन वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अखबारी रिपोर्टर्स और मीडिया से बात करते हुए यूरोपियंस को एक मुसीबत में डाल दिया है, जब उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत अपसेट हूँ। हालांकि यूरोपियंस ये कह रहे हैं कि हम आपकी खातर हमने अपना बजट का या जीडीपी का 5% जो है हमने डिफेंस के लिए मुख्तस कर दिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए और मुझे ग्रीनलैंड नहीं दिया जा रहा। और उस पर फिर बड़ा रिएक्शन किया ग्रीनलैंड की प्राइम मिनिस्टर खातून जो है उन्होंने, उनके और फॉरेन मिनिस्टर ने, कुछ और यूरोपियन लीडर्स हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की लॉजिक बड़ी क्लियर है। वो कहते हैं कि ये डेनमार्क, ये जो ग्रीनलैंड है, इतना बड़ा रकबा, इसकी आबादी सिर्फ 50-55 हज़ार है, ये डेनमार्क के किसी काम का नहीं है। डेनमार्क इस पे कोई खर्चा नहीं कर रहा, डेनमार्क इसको डेवलप नहीं कर रहा। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम इससे डेवलप कर सकते हैं, हमें इसकी ज़रूरत है। बिकॉज हम ऊपर जब नॉर्थ में आर्कटिक में देखते हैं तो वहाँ पे रूस और चीन के जहाज़ जो हैं, बहरी जहाज़, और उनकी मैरीटाइम ट्रेड दनदनाती फिरती है। हमारी सिक्योरिटी को खतरा है, इसीलिए हमें ग्रीनलैंड चाहिए, हम ग्रीनलैंड को डेवलप कर सकते हैं। इस लॉजिक इसमें बहुत है, बिकॉज 57,000 लोग हैं। अगर अमेरिका एक अच्छी डील ऑफर कर सके उनको, तो मुझे खतरा महसूस होता है कि वो अभी भी ग्रीनलैंड का केस उनका बड़ा स्ट्रांग जो है वो बनता चला जाता है। बहरहाल माइंड में ये भी रखिए कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको एक मिड टर्म का जो चैलेंज है, जिसके बारे में मैं जिसको मिलता हूँ जो डेमोक्रेटिक लीनिंग है और या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, वो कहते हैं कि मिड टर्म किसी भी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप की जमात जीत नहीं सकती। लेकिन मैं मसलसल एनालिसिस देख रहा हूँ या डेवलपमेंट्स देख रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही इंटेलिजेंटली और बहुत रूथलेसली मिड टर्म को जीतने के लिए बहुत सी एफर्ट्स कर रहे हैं, और इसमें अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट बाय एंड लार्ज बतदरीज उनकी मदद कर रही है। जो पिछले 48 घंटे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने एक डिसीजन किया, जिसमें जो नेशनल लेवल की, ऑल अमेरिका लेवल की जो पैक्स हैं, पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज हैं, उनको स्टेट्स के अंदर और लोकल इलेक्शंस के अंदर फंडिंग करने की इजाज़त मिल गई। इससे पहले जो लोकल इलेक्शन होता है वहाँ लोकल फंड रेजिंग होती है, तो अब स्टेट में जहाँ जहाँ डेमोक्रेट्स ने बेहतर फंडिंग इकट्ठी कर ली थी या रिपब्लिकन्स को लोकल फंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि रिपब्लिकन्स की जो नेशनल कमेटी है, ये जो उनके जो ऑल यूनाइटेड स्टेट्स लेवल के पैक्स हैं, उनके पास डेमोक्रेट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पैसा है। डेमोक्रेट्स को इनफैक्ट वहाँ पर फंड रेजिंग में खासा मसला है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और इजाज़त के बाद रिपब्लिकन्स की स्टेट लेवल के ऊपर भी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर और मुस्तहकम हो गई। डेमोक्रेट्स को जो एक और बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है वो मेन में हुआ है, जहाँ के इंतहाई पॉपुलर सेनेटोरियल कैंडिडेट जो हैं, ग्राम प्लैटनर जो हैं, उनके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लग गया है। 2021 में उनकी फॉर्मल गर्लफ्रेंड ये कहती है कि मुझसे उन्होंने ज़बरदस्ती की, मेरे घर में आ गए, मैंने मना किया हुआ था, शराब पी हुई थी, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया। अब जाहिर है कि पॉलिटिकल क्वेश्चन एक एनालिस्ट को मजबूरन सोचना पड़ता है कि 2021 कि अब जबकि ये सेनेट में लग रहे थे कि मेन से इलेक्शन जीत जाएंगे, इस मौके पे ही अचानक उन खातून ने इनके ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगाया, क्या उनका इंसेंटिव था, कौन उनके पीछे है। ये अंडरस्टैंडेबल है कि रिपब्लिकन या जायनिस्ट जो हैं उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, बिकॉज ग्राम प्लैटनर जो हैं उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी इसराइल के इशू पे, जायनिज्म के इशू पे। उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी कि फॉर एवर वॉर्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और अभी बहुत उनके ऊपर दबाव है कि उन्हें जो है वो रेस से बाहर निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पर हालांकि प्रूव कुछ नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि ये इल्ज़ाम गलत है, और मुझे भी लग रहा है कि ये इल्ज़ाम उस तरह से नहीं है जिस तरह से ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगाया गया। शायद ये ज़बरदस्ती ना हुई हो। जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती हुई होती है तो आप 5, 6, 7 या 10, 12 साल खामोश नहीं रहते पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए। बहरहाल आप ये देखिए कि कल्चर की, पॉलिटिक्स की सेंसिटिविटी देखें किस किस्म की है। और जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि पाकिस्तान में कि ताकत का इस्तेमाल रियासत के इदारों के इन्फ्लुएंस को यूज़ करके किया गया है, लेकिन हराम है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से और फॉरेन मिनिस्टर से कोई भी सियासी जमात जो है, ये कोई भी मीडिया की शख्स जो है, वो उनसे खुल के उनका रेजिग्नेशन मांग रही हो। अभी इतना ही, फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू।